वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए एक रियलिटी बनता जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां वो मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान तकरीबन 0.88% जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में कंट्रीब्यूट करता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बेसिकली क्या है? ये एक गैस होती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके हीट को ट्रैप करती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है और जो चीज़ लीड करती है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को। रिसेंटली प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो पंजाब की है, उन्होंने वेडनेसडे को एक रिपोर्ट सबमिट की है और उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की है कि पंजाब के जितने दरिया हैं उनके वाटर लेवल्स बढ़ सकते हैं और पंजाब जो है वो शायद हिल टॉरेंट्स भी फेस करे। हिल टॉरेंट्स जो हैं वो एक ये चीज़ होती है कि किसी भी पहाड़ी इलाके के ऊपर जब बारिश होती है तो पानी बड़े तेज़ी से नीचे आता है, तो उसको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। तो पाकिस्तान जो पंजाब है वो शायद फ्लैश फ्लड्स भी फेस करें। और ये भी उन्होंने वार्निंग दी है कि पूरे सूबे के अंदर जो है वो शायद सैलाब भी आ जाए हैवी मूनसून रेंस की वजह से, जो कि जुलाई 5 से एक्सपेक्ट की जा रही हैं पंजाब के अंदर। पिछले हफ्ते की बात करें जो सैलाब था KPK के अंदर या पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों के अंदर, तो उसमें तकरीबन 64 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और जिसमें से 117 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो उधर सबसे ज़्यादा लोगों की जो है वो जानें गई हैं सैलाब की वजह से। तकरीबन 23 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिसमें से 10 जो थे वो बच्चे थे। 14 लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान के थे जो स्वात छुट्टियाँ मनाने गए थे और वो एक ही ख़ानदान जो है वो सैलाब की नज़र हो गया। अगर पंजाब की बात करें तो सैलाब की वजह से तकरीबन 21 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। अगर सिंध की बात करें तो उधर 15 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और बलूचिस्तान की बात करें तो सैलाब या तेज़ बारिशों की वजह से जो है वो 5 लोग जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज से जो इफ़ेक्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं उठा रही, चाहे वो राइजिंग टेम्परेचर्स हों, चाहे वो तूफ़ानी बारिश हो, चाहे वो फ्रीक्वेंट फ्लड्स हों, चाहे वो कहत हो, चाहे वो ग्लेशियल मेल्टिंग्स हो। ये एक मामूल बन गया है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि यार ये चीज़ तो होती रहेगी, लेकिन इसको रोकना भी तो है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। नेचुरल डिज़ास्टर्स को रोका नहीं जाता, लेकिन जो है उससे होने वाले नुकसान को तो जो है वो रोका जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना कोई सूबे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना वफाक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। 1960 से लेके अब तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 0.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक जो है वो 1.3 डिग्री या 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है पाकिस्तान का। और इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है वो पाकिस्तान बहुत फ्रीक्वेंट फ्लड्स फेस करेगा, बहुत फ्रीक्वेंट सैलाब फेस करेगा, जिससे ये एस्टिमेट लगाया गया है कि तकरीबन $40 बिलियन का नुकसान होगा। वो इसलिए कि पोलर रीजन के अलावा अगर कोई मुल्क जिधर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 7000 ग्लेशियर्स हैं। तो वो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे टेम्परेचर राइज होने की वजह से, तो ऑब्वियसली जो है वो पूरा मुल्क जो है वो सैलाब फेस करेगा, हर सूबा सैलाब फेस करेगा, हर शहर सैलाब फेस करेगा। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत कोई इक़दाम जो है वो लेती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये सैलाब जो हैं ये 2025 में नहीं, ये 2022 में भी आए। और अगर 2022 की बात करें तो तकरीबन 1700 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए थे 2022 के सैलाब में। तकरीबन 20 लाख घर जो हैं वो तबाह हुए थे और उन सैलाब की वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से जो है फूड शॉर्टेज हो गई थी और वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ जो हैं वो फैलना शुरू हो गई थी। और ये एस्टिमेट लगाया है कि तकरीबन 33 लाख लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए थे 2022 के सैलाब की वजह से। और तकरीबन जो उस वक्त नुकसान हुआ था इन टोटलिटी वो $30 बिलियन का था, जिसके ऊपर 3 साल हो गए लेकिन कोई इक़दाम इस तरह के नहीं उठाए गए कि इस तरह के डिज़ास्टर्स से जो है वो बचाया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को और लोगों की जानों को। और ये एस्टिमेट तकरीबन लगाया जा रहा है कि 2044 तक जो है वो तकरीबन 5 मिलियन लोग जो हैं वो मुतासिर होंगे ये रिवर फ्लड्स की वजह से हर साल। और जो कोस्टल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, अगर उनकी बात करें कराची, गवादर, कुंड मलीर, तो वो भी जो हैं वो वल्नरेबल होंगे और तकरीबन 1 मिलियन लोग जो हैं वो
ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ افیکٹ ہوں گے جو سی لیول جب رائز ہوگا اس کی وجہ سے. ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ اگر کوئی جگہ متاثر ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے رورل ایریاز. ادھر جو ہے وہ ان کے لائیولیہڈز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ڈسرپٹ ہو جاتے ہیں, ان کی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, وہ فیملیز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو جاتی ہیں کہ اگر سیلاب یا طوفانی بارشوں کی وجہ سے ان کے گھر گر گئے ہیں تو آبویسلی وہ ڈسپلیسڈ ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی جو ہے وہ سر چھپانے کے لیے جگہ ہے, نہ کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی کام ہے. سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز متاثر ہوتی ہے پاکستان کے اندر تو وہ رورل ایریاز ہیں. سیلاب کی وجہ سے واٹر بورن اور ویکٹر بورن ڈیزیزز جو ہیں وہ پھیلتی ہیں جیسے کہ ڈائریا اور ملیریا. اور اس کے بعد جو ہے وہ فوڈ شارٹیج ہوتی ہے. جب فوڈ شارٹیج ہوتی ہے تو میل نیوٹریشن جو ہے ان علاقوں میں سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ایک طریقے کی فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایگری بیسڈ اکانومی ہے, تو جب فصلیں تباہ ہوں گی تو پاکستان جو ہے وہ اپنی اناج جو ہے وہ نہ ایکسپورٹ کر سکے گا, نہ وہ پیداوار اپنے لیے کچھ کر سکے گا. تو ایگری بیسڈ ملک کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے اس طرح کے ایریاز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. رورل کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ ہی فصلوں کی کاشتکاری ہوتی ہے. ورلڈ بینک نے یہ ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ 2050 تک کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور ایئر پولیوشن کی وجہ سے پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ 18 سے 20% کم ہو سکتا ہے, جس سے آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ انفلیشن بڑھے گی, پاورٹی بڑھے گی, فوڈ شارٹیج ہوگی, فوڈ انسیکیورٹی پھیلے گی, آپ کے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور پاورٹی جو ہے وہ اسکائی راکٹ کرے گی, ان امپلائمنٹ اسکائی راکٹ کرے گی, مہنگائی جو ہے اسکائی راکٹ کرے گی, اور میل نیوٹریشن اور سٹنٹڈ گروتھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک حسب معمول بن جائے گا اگر اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے اقدامات نہ اٹھائے تو. اب بات کرتے ہیں ایکشن پلان کی کہ حکومت کو وہ کیا ایکشنز جو ہیں وہ اس کے خلاف لینے چاہیے کہ جس سے اس طرح کے جو نقصانات ہیں ان سے بچا جا سکے. سب سے پہلے نیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ اسٹرینتھننگ آف کلائمیٹ پالیسیز, جو آپ کا پاکستان کلائمیٹ چینج ایکٹ ہے 2017 کا, اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دینا چاہیے ہوللی اینڈ سوللی, کہ وہ پاکستان کے اندر پراپرلی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو. اس کے بعد جو نیشنل کلائمیٹ پالیسی ہے اس کو ہر سال اپڈیٹ اور چینج کرنا چاہیے ایز پر دی ریکوائرمنٹ اینڈ ایز پر دا نیڈ. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک فنڈ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہیے جسے ایمرجنسی رسپانس فنڈ کہا جائے, اور اس فنڈ سے جتنے جو آپ کے اس طرح کے ایریاز ہیں جو رورل ایریاز افیکٹ ہوئے ہیں ادھر فوراً جو ہے آپ کی ٹیمز ہیں, ایمرجنسی ٹیمز ہیں, وہ جا کے جو ہے وہ ریلیف فراہم کر سکیں. تو اس طرح کا فنڈ بھی جو ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر اسٹیبلش ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان کی حکومت کو رینیویبل انرجی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, اور لوگوں کو بھی اور جتنی انڈسٹریز ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر قائل کیا جائے کہ وہ سولر, ونڈ اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے اندر انویسٹ کریں, جس سے جو ہے وہ کول اور آئل کی ڈپینڈنس پاکستان کے اندر کم ہو, اور جس کی وجہ سے آپ کا گرین ہاؤس افیکٹ جو پاکستان کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ فیس کر رہا ہے وہ کم ہونا شروع ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کو انکریج کرے, سولر پینل انسٹالیشنز کو انکریج کریں. حالانکہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کرنٹ حکومت نے ٹیکس لگا دیا, لیکن اس کو پروموٹ اور اس کو سبسڈی دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو آئی پی پیز ہیں, جو تیل کے اوپر آپ کے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس چل رہے ہیں, وہ چلانے کی ضرورت نہ پڑے. ہر ایک گھر جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو اور رینیویبل انرجی کے اندر وہ انویسٹ کر رہا ہو, جس سے آپ کا گرین ہاؤس افیکٹ اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ لمٹ ہو جائے گی. پاکستان کے اوپر اس طریقے کے جو ہے وہ اثرات نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کو ہر ایک صوبے کو چاہیے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کرے, پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسڈی دے اور اپنا جو پبلک ٹرانسپورٹ نیٹ ورک ہے اس کو بہتر کرے. گرین بسز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں, آپ کے میٹرو اسٹیشنز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں. کوئی اس طرح کا انٹرنیشنلی ہوتا ہے کہ وہ سائیکلنگ کو بڑا جو ہے وہ کنٹریز فروغ دیتی ہیں, اسی طریقے کی جو ہے وہ سچویشن پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ کریٹ کرے, جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈفرینٹ ممالک کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کو فیس کرنے کے لیے, وہی امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی ہونی چاہیے. اور پاکستان کے اندر ہائبرڈ وہیکلز اور الیکٹرک وہیکلز کے اوپر سبسڈیز دیں تاکہ جو ہے کنونشنل جو گاڑیاں ہیں ان سے پوری عوام جو ہے وہ شفٹ کرے ٹو ورڈز
न्यू व्हीकल्स, चाहे वो हाइब्रिड हों चाहे वो इलेक्ट्रिक हो। उसके बाद रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि करें। जिस तरह 10 बिलियन ट्री सुनामी जो था, उस तरह की नई पॉलिसीज़ और नए इनिशिएटिव लेके आएँ और इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इंडोर्स करें, प्रमोट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी ने जो है वो मुतारिफ करवाई हो, लेकिन उससे जो है वो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान जो है वो लड़ सकेगा। और उसके साथ जितने फॉरेस्ट अभी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो कभी पता चलता है कि कई सोसाइटी बनने के लिए जो है वो पूरे आम के बागात जो हैं वो काट दिए हैं, कहीं पता चलता है कि किसी दरिया के बेड के ऊपर जो है वो सोसाइटी काट दी गई है। तो ये जो इस तरीके की अनप्लान्ड एक्सपेंशन है इसको रोका जाए और फॉरेस्ट्स और इस तरह के एरियाज़ को जो है वो बचाया जाए, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज से जो है वो लड़ सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से कम इफेक्ट होगा इसकी वजह से। और उसके साथ वाटर मैनेजमेंट चाहिए कि हर सूबे को और फेडरल को, मतलब वफाक को और सूबों को चाहिए कि वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो मुतारिफ़ करवाएं, जिसमें जो है वो स्मॉल डैम्स बनाने चाहिए कि जब इस तरह का सैलाब भी रेला आता है पाकिस्तान के अंदर तो हम उस वाटर को जो है वो स्टोर नहीं कर सकते, वो पानी भी ज़ाया होता है, वो तबाही भी मचाता है। तो डैम्स ऐसी जगहों पर जो है वो प्लेस होने चाहिए कि जिधर जो इस तरह का रेला आ रहा हो उससे आप एनर्जी भी जो है वो प्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करो और उस पानी को स्टोर कर लो, ताकि वो जो है अपने इलाकों के अंदर जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके और उस पानी को आप इस्तेमाल भी कर रहे हो और लोगों को जो है वो आप बचा भी रहे हो। उसके साथ साथ जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ़ करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्री बेस्ड इकॉनमी है। तो पाकिस्तान के फेडरल हुकूमत को चाहिए कि हर सूबों को कहा जाए, हालांकि 18वीं तरमीम के तहत हर सूबे की ये जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है कि वो अपना एग्री या अपनी पॉलिसीज़ कौन सी जो हैं वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लेकिन हर सूबे को ये चाहिए कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो अपने सूबों के अंदर मुतारिफ़ करवाए जाएँ। उसके बाद जो है पाकिस्तान को चाहिए और हर सूबे को चाहिए, क्योंकि PDMA जो है वो डिपार्टमेंट हर एक सूबे के अंदर एग्जिस्ट करता है, कि कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, कोई इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप किए जाएं कि हर एक सूबे को जो है ये पता चल जाए या हर एक शहर को पता चल जाए कि कौन सा शहर या कौन सा सूबा जो है वो अफेक्ट हो जाएगा फ्लड से, या कौन सा एक एरिया जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। कोई कम्युनिटी लेवल के ऊपर PDMA की टीम्स जो हैं वो तश्कील दे दी जाएं, जो टीम्स जाके अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर आगाह करें कि ये इलाका जो है वो फ्लड्स की जद में आने लगा है कि नहीं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि नालों की सफाई कराई जाए, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, फैसलाबाद हो। जब बारिश होती है तो ये आपके जो सबसे बड़े शहर हैं ये डूब जाते हैं, और इसकी वजह ये है कि नालों की सफाई नहीं होती है। आपकी वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आपके सूबे कोई काम नहीं कर रहे कि वेस्ट मैनेजमेंट इस तरीके की हो कि आपके जो नाले हैं उसके अंदर वेस्ट फंस के जो है वो चोक ना हो जाए, जिसकी वजह से अगर सैलाब आए या तेज़ बारिशें हों तो पूरा शहर डूब जाता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट की भी जो है वो नई पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाने की ज़रूरत है हर एक सूबे के अंदर। और PDMA जो हर एक सूबे के अंदर एक इदारा मौजूद है उसको इक्विप करने की ज़रूरत है कि उसको लेटेस्ट मशीनरी, उसको हेलीकॉप्टर्स फराहम किए जाएँ, बोट्स फराहम किए जाएँ, ताकि जो एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो, जिस तरह वो 14 लोग जो हैं वो एक ही सैलाबी रेले के अंदर बह गए, एक ही ख़ानदान के, उनको बचाने के लिए PDMA की कोई इमरजेंसी टीम जो है वहाँ पे नहीं पहुँच सकी। तो अगर यही उनको हेलीकॉप्टर फराहम किया होता, PDMA को बोट्स फराहम की होती और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स उनको लेस किया होता, तो शायद जो है वो जानें बच जाती। तो प्रोविंशियल सेटअप्स को ये चाहिए है कि PDMA को विद बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, हेलीकॉप्टर्स दिए जाए, ताकि वो जो है वो किसी और इदारे की तरफ ना देख रहे हों कि वो हेलीकॉप्टर वहाँ से आएगा तो हम रेस्क्यू करने जाएंगे। जैसे इमरजेंसी हेल्पलाइन की थ्रू के इधर जो है वो लोग फंसे हुए हैं तो वो फ़ौरन और प्रॉम्प्टली जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। तो हर एक सूबे को नेशनल लेवल के ऊपर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और पाकिस्तान जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है सैलाबों से, तूफ़ानी बारिशों की वजह से और ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से। तो इसलिए गवर्नमेंट है उसको वॉर फुटिंग के ऊपर जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करानी पड़ेंगी जिससे क्लाइमेट चेंज से जो है वो लड़ा जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।